हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी समेकित एवं सार्वभौमिक शिक्षा में अभिकरण एवं शिक्षक की भूमिका। और अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। समेकित एवं सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक एवं अभिकरण की भूमिका। सबसे पहले समझते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। इसे ही समेकित शिक्षा भी कहा जाता है। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको अधिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जो समावेशी शिक्षा है ये विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा में जो बालक होते हैं, विशिष्ट बालक, उनमें अलगाववादी भावना उत्पन्न होती है, उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है। वे स्वयं को समाज से अलग समझने लगते हैं। इसलिए जो बालक आंशिक रूप से बाधित हो, सभी बाधित बालकों को नहीं, जो आंशिक रूप से बाधित बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ ही सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है, जिससे एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण हो सके। समावेशी शिक्षा में सर्वप्रथम छात्रों का नामांकन लेने के लिए उनके बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है और उसके बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से यह एक ऐसी प्रणाली है, समावेशी शिक्षा प्रणाली, जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए ही निर्धारित की जाती है। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक शिक्षा की। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का अर्थ होता है शिक्षा सबके लिए सुलभ बनाना। शिक्षा को प्राप्त करने के अवसर या जो सुविधाएं हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वे सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। अर्थात शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष वर्ग की ना होकर जनसाधारण की शिक्षा बने, उन्हें प्राप्त हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान की धारा 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया। इसमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग, धनी या निर्धन सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। और सभी बच्चों को एक समान शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर ली है। किंतु इन योजनाओं के बाद भी शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में शिक्षक एवं सामाजिक अभिकरणों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। उनका भी सहयोग अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि ये अभिकरण का क्या अर्थ है। तो अभिकरण को अंग्रेजी में एजेंसी कहा जाता है, और ये एजेंसी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एजेंट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, दलाल या साधन। परंतु शिक्षा के अभिकरणों से तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूहों से है या सामाजिक संगठनों से है जो शिक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। अर्थात ऐसे शिक्षा के एजेंट जो किसी कार्य को करते हैं या किसी को प्रभावित करते हैं। ये जो शिक्षा के अभिकरण हैं, इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो जो औपचारिक शिक्षा के साधन है या एजेंसी है, उसमें शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय आते हैं। तो ये जो औपचारिक साधन है, इनमें शिक्षा देने के स्थान, इनका पाठ्यक्रम, इनका जो अवधि है वो, और इसमें शिक्षा प्राप्त करने की आयु, शिक्षा देने वाले व्यक्ति, सभी कुछ निश्चित होता है। ये शिक्षा जैसे विद्यालय में ही दी जाती है, विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही दी जाती है। वहाँ एक हर एक क्लास के बच्चे के लिए एक पाठ्यक्रम होता है और वो पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूर्ण भी हो जाता है, और इसे बच्चे एक निश्चित आयु में आरंभ करते हैं शिक्षा को, और एक निश्चित आयु के बाद समाप्त भी हो जाती है ये शिक्षा।
तो ये इन्हें औपचारिक अभिकरण कहा जाता है। जो शिक्षा विभाग है वह शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरों से संबंधित नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है और उनकी निगरानी भी करता है। और बाकी जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाएं हैं, ये निर्धारित जिस शिक्षण स्तर के बालकों को शिक्षा देनी है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। और ये शिक्षा एक निश्चित समय से शुरू होकर निश्चित समय में समाप्त हो जाती है। दूसरा है अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन वे साधन होते हैं कि इससे बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है किंतु इनका कोई भी समय निश्चित नहीं होता, इसमें बच्चों की कोई भी आयु निश्चित नहीं होती, ना तो इसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना स्थान निश्चित होता है और ना ही शिक्षा देने वाला व्यक्ति निश्चित होता है। अर्थात ये शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, जिसमें बच्चा कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। अनौपचारिक शिक्षा में जो साधन आते हैं उसमें है परिवार, समाज, धार्मिक संस्थाएं या शारीरिक संस्थाएं, चलचित्र, समाचार पत्र, खेल के मैदान इत्यादि। परिवार को तो बालक की पहली पाठशाला कहा गया है, जहां बच्चे को अक्षर ज्ञान होता है और उसमें आदतों, मूल्यों का विकास होता है, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास भी होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विद्यालय में बच्चे को जो भी सिखाया पढ़ाया जाता है, अगर परिवार उस पर ध्यान ना दे तो बच्चे की शिक्षा सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त समाज भी अपने लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है अपने समाज की आवश्यकता के अनुसार। धार्मिक संस्थाएं भी हैं, वो भी शिक्षा के माध्यम है, वो धर्मों की शिक्षा देती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं बालकों को विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से परिचित कराती हैं, रहन सहन, खान पान और उनकी संस्कृति का ज्ञान देती हैं। चलचित्र से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समाचार पत्र से भी बहुत तरह की शिक्षा प्राप्त होती है, खेल के समूह में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक साधनों के माध्यम से बालक कहीं भी किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। थर्ड है निरौपचारिक साधन शिक्षा के। तो निरौपचारिक साधन वो हैं जिसमें कि खुलापन होता है। अनौपचारिक शिक्षा कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर जुटाती है। जैसे इसमें भी जो नामांकन है, पाठ्यक्रम है, शैक्षिक स्थल, शिक्षा प्रणाली या प्रशिक्षण का समय अवधि, किसी पर भी कोई रोक नहीं होती है। इन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदला जाता है। जैसे कि खुले विश्वविद्यालय हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है। इसमें वैसे लोगों को के लिए शिक्षा का एक विकल्प होता है जो किसी भी कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए या जिन्होंने विद्यालय को बीच में ही छोड़ दिया, अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी, या फिर कुछ कामगार हैं जो रेगुलर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, या कुछ गृहिणियां हैं जो सुदूर क्षेत्र में रहती हैं, या फिर कुछ ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों के बच्चे हैं जो रेगुलर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो वो खुले विश्वविद्यालय में या फिर पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका है सार्वभौमिक शिक्षा एवं समेकित शिक्षा में। शिक्षा के औपचारिक साधन अर्थात विद्यालय द्वारा बालक के मन में ऐसे संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं जो कि समाज में एक प्रगतिशील जीवन बिताने के लिए आवश्यक होते हैं। शिक्षक विद्यालय के अनुकूल वातावरण में हर विद्यार्थी को उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है। समेकित शिक्षा एवं शिक्षा को सार्वभौमिक अर्थात सर्वसुलभ बनाने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। नंबर 1 है कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य को एक व्यवसाय नहीं समझना चाहिए बल्कि एक सामाजिक सेवा के रूप में शिक्षण कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमारे बच्चे, आज के जो बच्चे, वो कल के देश का भविष्य हैं। इसलिए इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसे एक सामाजिक कार्य के रूप में लेना चाहिए और छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। नंबर 2 है बालकों के अभिभावकों को प्रेरित करके तथा जन संपर्क करके विद्यालय में 100% नामांकन की व्यवस्था करें। कई अभिभावक होते हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते या फिर समझते हुए भी वे बालक को स्कूल नहीं भेजते, तो ऐसे में उनके अभिभावकों को प्रेरित करने की आवश्यकता है, उनसे संपर्क करने की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और वहां अभिभावकों को आमंत्रित करें। और जो अभिभावक निरक्षर हैं या जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें शिक्षक द्वारा शिक्षा के महत्व को समझाया जाए, जिससे अभिभावक जागरूक होंगे और निश्चय ही अपने बालकों को विद्यालय भेजेंगे। इससे अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था स्वाभाविक रूप से क्रियान्वित होगी। नेक्स्ट नंबर 4, शिक्षा विद्यालय को समुदाय से जोड़ने का कार्य करता है। अतः एक शिक्षक को विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए तथा विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में छात्रों को भाग लेने का अवसर भी देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, शिक्षक के द्वारा विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके अभिभावक एवं समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय एवं छात्रों की उपलब्धियों, विद्यालय की गतिविधियों से उन्हें परिचित करवाया जाना चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हों। नेक्स्ट है नंबर 6, एक शिक्षक को न केवल अपने विद्यालय में ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, बल्कि वो अपने समुदाय में भी शिक्षा का प्रसार प्रचार करे, समुदाय के लोगों से मिले और अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने का आग्रह करे और ताकि अभिभावक जो है वो विद्यालय का सहयोग करे, बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। नेक्स्ट है नंबर 7, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, छात्रों को विद्यालय में रोके रखने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। उसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, निःशुल्क पाठ्यक्रम, पुस्तक, मध्याह्न भोजन, इन सब का संचालन ठीक प्रकार से हो, इस बात का भी ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए, जिससे कि विद्यालय बालक इन सुविधाओं के अभाव में विद्यालय ना छोड़ दें। नेक्स्ट है नंबर 8, विद्यालय के वातावरण को छात्रों के अनुकूल बनाएं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। तो जो विद्यालय का वातावरण है वो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, छात्र वहाँ रुचिपूर्वक रहें और शिक्षण का कार्य करें, उनके खेलने कूदने की भी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप भी वहाँ का वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 9, शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए शिक्षण को प्रभावी, उपयोगी बनाने का प्रयास करें, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें, छात्रों को करके सीखने के अवसर दें और मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब छात्र बीएड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तभी वो सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, किंतु प्रतिदिन के विद्यालय के शिक्षण कार्य में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए शिक्षक को छात्रों का ध्यान विषय में लगाने के लिए, पाठ्यक्रम में लगाने के लिए सहायक शिक्षण सामग्रियों का आवश्यकता अनुरूप और सुविधा के अनुसार अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ मनोवैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को खेल खेल में सीखने के अवसर देने चाहिए, करके सीखने के अवसर देने चाहिए, जिससे छात्र पढ़ने में, सीखने में रुचि लें। नेक्स्ट नंबर 10, शिक्षण प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे बच्चे विषय वस्तु को सरलता से समझें। तो शिक्षा की प्रक्रिया में स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार छात्र ना समझ पाने के कारण भी विद्यालय छोड़ देते हैं, उनकी शिक्षा में अरुचि हो जाती है। तो इसलिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र जो भी शिक्षक पढ़ाए उसे अच्छे से समझ सकें। और नेक्स्ट है नंबर 11, शिक्षा को रोचक एवं उपयोगी बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री का उपयोग करें, इन्हें ताले में बंद करके ना रखें तथा शिक्षण सामग्री के रख रखाव एवं मरम्मत की भी उचित व्यवस्था की जाए। तो ब्लैक बोर्ड योजना में सरकार ने छात्रों के पढ़ने, लिखने, खेलने और यहाँ तक कि टीवी की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो अगर ये सामग्री उपलब्ध होती है तो इनका उपयोग किया जाना चाहिए और शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाया जाना चाहिए, इन्हें ताला में बंद नहीं रखना चाहिए। और यदि ये सामग्री कहीं टूट फूट गई तो उसके मरम्मत की भी व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 12, यदि विद्यालय में विशिष्ट बालक भी पढ़ते हैं तो उनकी भी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विशेष कक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर
13 आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट बालकों से संबंधित विशेषज्ञों को विद्यालय में आमंत्रित करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें, उनसे सलाह लें। और अंत में 14 समाज से निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए शिक्षक द्वारा ही भली भांति कार्य किया जा सकता है, शिक्षक द्वारा ही प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक को विद्यालय के समय के बाद समुदाय में जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको भी इस कार्य में लगाना चाहिए। और जैसे कि अगर किसी समुदाय में कोई शिक्षित व्यक्ति हैं तो उनको भी ऐसे अभिभावक जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते, अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते, उनसे मिलकर उन्हें प्रेरित करवाने का प्रयास करना चाहिए और इस कार्य को सामुदायिक सेवा का रूप प्रदान करना चाहिए। इससे समाज में निरक्षरता अवश्य ही समाप्त की जा सकती है और सार्वभौमिक शिक्षा का जो स्वप्न है उसे पूरा किया जा सकता है, या सार्वभौमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सकता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।